अकबर को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया, राणा प्रताप को गौण कर दिया गया। कई मतलब हमारे राजस्थान के भी सपूत रहे जिनको गौण कर दिया गया था पहले के पाठ्यक्रमों में। कांग्रेस पार्टी है या विचारधारा है? देखिए कांग्रेस, क्योंकि आपने कहा कि विचारधारा चुननी होती है लेकिन यहाँ हमने पार्टी का चुनाव किया, विचारधारा क्या है? मेरी जो सीधी लड़ाई है वो अशोक गहलोत जी के साथ है। परिवारों में भी आमतौर पर इस तरह की बातें होती हैं, ये तो देश की बात है, भाइयों में नहीं बनती तो घर अलग हो ही जाया करते हैं। उन्होंने एक तरीके से मुझे उपयोग में लेकर मेरी हत्या करने की कोशिश की, राजनीतिक हत्या। जी। मैं फिर ऐसी पार्टी में रह के क्या करूं जहां मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता, या जो मेरे विचार हैं, जो मेरे एक्ट हैं, उनको कोई अब सुनना नहीं चाहता, उनको कोई सहेजना नहीं चाहता और समर्थन नहीं देना चाहता। क्या अशोक गहलोत जी गोवर्धन सिंह का बदला हुआ वो नया स्वरूप देखने के लिए ही लालायित थे जो उनको 9 महीने के लिए इस तरह से जेल भेज दिया गया? उन्होंने तो बहुत सारी किलिंग्स की हैं पॉलिटिकल, मेरा नंबर तो बहुत पीछे है भाई। आप इस प्रदेश का इतिहास देखिए, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। छात्र राजनीति में आने से पहले के लोकेश शर्मा कौन थे, क्या करते थे? अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि लोकेश शर्मा गलत है, तो यानी लोकेश शर्मा गलत है। एंड ऑफ अशोक गहलोत एरा, यानी अशोक गहलोत के युग की समाप्ति। अशोक गहलोत जी ने अपने मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए और पार्टी को डुबो दिया। बिल्कुल, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया और पार्टी का ये हाल कर दिया। राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री रहते अपने पुत्र को चुनाव नहीं जितवा पाए। क्या क्रेडिबिलिटी है इस व्यक्ति की? पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद अपने पुत्र को जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जितवा पाया अपने ही प्रदेश में, वो कहाँ दूसरे स्टेट में जाके चुनाव जीतने और जिताने की बात कर सकते हैं? जिन लोगों ने हमला किया वो मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के गए थे कि अब ये मर चुका है। आपने एकदम से मुझे उस दौर में भेज दिया, कुरेद दिया या मेरे उस तार को छेड़ दिया जो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। तो निर्णय त्वरित होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए। एक बार निर्णय लेने के बाद उससे बदलना नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, कई बार मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में ली जाती है। क्या इन अलग अलग धड़ों में विभाजित कांग्रेस कभी कमबैक कर सकती है? कांग्रेस पार्टी भी जो है इस आरक्षण के नाम पर हर 10 साल में राजनीति करती रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विथ पीबीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पीबीडी यानी कि प्रशांत ब्लड डोनर, और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो खास मेहमान मौजूद हैं, अपनी वफादारी लगातार निभाए जा रहे हैं। परिस्थितियां भले ही कैसी भी हों, जब सकारात्मक पहलू थे तो वहाँ भी साथ थे, और नकारात्मक पहलू थे तब भी साथ थे, और आज भी लगातार साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का साथ निभाए चले जा रहे हैं। स्थिति भले ही कुछ भी हो, मायने नहीं रखती, यहाँ वफादारी मायने रखती है। हमारे साथ हैं लोकेश शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका जो सारा सिस्टम है, हमें तो बहुत शुरू से आपके साथ पुरानी मित्रता है, तो बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके का आपने ये जो पीबीडी बनाया, प्रशांत ब्लड डोनर जी, ये अपने आप में ये कहानी है। यानी ब्लड डोनर को आपने एक इतना बड़ा आयाम दे दिया कि वो पहचान ही बना ली आपने जी। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप इस तरह पूरे जिसको भी आवश्यकता होती है ब्लड से संबंधित, आप उनकी मदद करते हैं। और मैं हमेशा आपको इस चीज़ के लिए एडमायर करता हूँ और लोगों को आपको एक प्रेरणा के रूप में बताने की प्रयास करता हूँ कि आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। ब्लड डोनेशन ही नहीं, अब कुछ सोचा कि यूथ को मोटिवेशंस और सही जानकारी देने के लिए भी जो है एक ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की जाए। अच्छी पहल है। देखिए, आज हमारा युवा सिर्फ लिमिटेड जानकारी हासिल कर पाता है।
कि वो इतना व्यस्त है अपने करियर में, अपने भविष्य के निर्माण में, कि वो जो कुछ उसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है उसी को वो सब कुछ सच मानकर उसी पे विश्वास करना शुरू कर देता है जी। तो ये आप जैसे और जो जागरूक हमारे नौजवान जो साथी हैं, उनकी बदौलत हो पाएगा कि युवाओं को सही दिशा मिल सके, सही राह चुन सकें, और वो जो भी ओपिनियन बनाएं उसके पीछे उन तथ्यों की सही जानकारी हासिल कर पाएं जो हम बताना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज के खास आकर्षण आप ही हैं। देखिए, हम तो आपके साथ संवाद कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। आकर्षण की बात तो ऐसी कि आप स्वयं आकर्षण हैं। NSUI में आपकी शुरुआत को लेकर आप बताएं, किस तरह राजनीति में आपका पदार्पण हुआ? NSUI में आप आए, बहुत बड़ा संगठन है देश का, छात्रों का, तो उस संगठन में शुरुआत आपकी कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा प्रशांत जी कि राजनीति करने का मैंने कैसे सोचा, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरी फैमिली में कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। परिवार से आप मध्यम वर्गीय, बहुत सामान्य परिवार है। फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। और मेरे सहित हम 3 ब्रदर हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, 2 मेरे से छोटे हैं भाई। तो ग्रामीण परिवेश का परिवार था पूरी तरीके से, और राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था किसी भी तरह का। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे एकदम से मैं टर्न किया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, एक किस्सा है कि जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी 93 में, उसके बाद मैंने MA में एडमिशन लिया जी 93 में। तो मैंने शुरू किया था, 96 में मेरा कंप्लीट हो गया था ग्रेजुएशन, और विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। तो ये उस समय की घटना है, बहुत छोटी सी, लेकिन उसने मेरा जीवन बदल दिया जी। घटना ये थी कि मैंने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में MA के लिए प्रवेश लिया था, और जब भी डिपार्टमेंट जाता तो कहते हैं ना कि जब शुरुआत होती है तो छोटी मोटी परेशानियां आती ही आती हैं। तो जो HOD थे, मेरा कोई कार्ड बनना था, आई कार्ड बनना था राजस्थान विश्वविद्यालय का, क्योंकि बड़ा क्रेज था उस समय कि आपके पास राजस्थान विश्वविद्यालय का आई कार्ड है जी, कि आप वहाँ पढ़ते हैं। तो आई कार्ड के लिए मैं गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं बन पाएगा, पता नहीं कुछ किसी तरह के इश्यूज थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार VC से मिलिए, वाइस चांसलर से मिलिए। मैंने कहा ठीक है भाई, VC कहाँ बैठते हैं, कहाँ उनका कार्यालय है? तो बताया गया कि यहाँ VC सेक्रेटरीट है जी, और आप वहाँ जाइए, VC साहब से मिलिए, उनको एक एप्लीकेशन दीजिए, या जो भी आपके इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो ही सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम बड़े सामान्य तरीके से कि भाई जैसे हम हमारे HOD से मिलते हैं, हमारे प्रोफेसर से मिलते हैं, मैं चला गया वहाँ। वहाँ गेट पे गार्ड था, और उसने मुझे जाने से रोक दिया कि आप VC साहब से नहीं मिल सकते। तो क्यों भाई, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मेरी ये समस्या है, मुझे सामान्य छात्र हूँ और मेरी ये समस्या है, मुझे उनसे मिलना है। कि नहीं, आप नहीं मिल सकते। वो तो इतनी देर में एक छात्र नेता वहाँ आया, उसको देखते ही उस गार्ड ने सैल्यूट किया, और वो बिल्कुल सीधा बेरोक टोक अंदर चला गया। मैंने कहा भाई ये अंदर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये छात्र नेता हैं, तो ये तो कभी भी जाके मिल सकते हैं। वो दिन था जब मैंने ये सोचा कि अब तो छात्र नेता ही बनना है, राजनीति करनी है। उस दिन ये तय कर लिया था कि अब मुझे भी छात्र नेता बनना है। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब मैंने राजनीति करने के बारे में सोचा, या पहला ख्याल मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे भी छात्र नेता बनना है। तो उसके बाद उसी वर्ष 1996 में, उसी वर्ष मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा, महासचिव का। ग्रेट। तो देखिए आप कितना लंबा समय हो गया। सामान्य सा खास बन गए। खास बनने की मंशा नहीं थी, लेकिन वो जो परिस्थिति एकदम से सामने आई और जो मैंने होते हुए देखा, तो ये महसूस हुआ कि अगर आपको अपनी बात रखनी है जी, और आपको लोगों की बात भी रखनी है, छात्र हितों की भी बात रखनी है, तो
अगर आपको कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा तो आप कैसे करोगे? उसके लिए ये आवश्यक है कि आपको वो शक्ति, वो पावर आपके हाथ में होनी चाहिए जिससे कि आप बेरोक टोक उस जगह तक पहुंच पाओ जहां जाके आप अपनी बात कहना चाहते हो। तो तब मैंने छात्र राजनीति में पदार्पण किया। 96 में मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव में हार गया था क्योंकि पहला मेरा मौका था, बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक समझ भी नहीं थी, लेकिन राजनीति की शुरुआत हो गई और लोगों की नज़र में आ गए पूरी तरह से। तब तो फिर विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय का जब चुनाव होता था अपेक्स का, तो हमारे चारों संगठक महाविद्यालय जो जुड़े हुए हैं, महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, ये 4 संगठक महाविद्यालय हैं जो कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ इकाई का चुनाव होता है तो ये भी वोट करते हैं उसमें। सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं, इन लोगों के वोट भी उसमें लगते हैं। तो हमें हर कॉलेज में जाना पड़ता था अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, अपने चुनाव प्रचार के लिए। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि उस वक्त की छात्र राजनीति बहुत अलग तरह की थी। तब राजनेता से ज़्यादा पावरफुल छात्र नेता अपने आप को समझता था। ग्रेट। और जब बात करता था तो इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था कि अरे भाई, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष तो एक ही है, एमएलए 200 होते हैं भाई, तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष ज्यादा पावरफुल हुआ। इस कॉन्फिडेंस के साथ बात की जाती थी। और वो दौर भी अलग था छात्र राजनीति का। वहाँ छात्र हितों के लिए जो अपनी ही पार्टी के लोग थे, उनसे भी किसी को अड़ने में गुरेज नहीं होता था। देखिए, 2 छात्र संगठन उस वक्त मजबूती से काम कर रहे थे, एबीवीपी और एनएसयूआई जी। एनएसयूआई की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि चुनाव जीत नहीं पाए थे कभी भी वहाँ, लेकिन वहाँ उनकी प्रेजेंस थी। तो दोनों अपने अपने लोगों को लेकर, अपने छात्र हितों को लेकर प्रदर्शन किया करते थे, अपनी बात रखा करते थे। झड़प भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे, वो सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो वो एक बहुत अच्छा दौर था जब छात्र राजनीति चरम पे हुआ करती थी। तो वो मेरी राजनीतिक शुरुआत थी। उसके बाद मैंने एनएसयूआई ज्वाइन कर ली जी, और मुझे एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव नियुक्त किया गया। उसमें राहुल गांधी जी का कोई रोल था? नहीं, उस वक्त उनका कोई रोल उसमें नहीं था। तब तक तो राहुल गांधी जी भी सक्रिय तरीके से राजनीति में नहीं आए थे। वो तो जब जयपुर में अधिवेशन हुआ था तब उन्होंने, तरीके से कहते हैं ना, उनको उपाध्यक्ष बना के वहाँ पूरे यहाँ के चिंतन शिविर जैसा एक बड़ा शिविर हुआ था, अधिवेशन हुआ था जयपुर में, तब उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली थी। तब तक वो इस तरह में नहीं थे। तो मैंने एनएसयूआई में रहते हुए 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम किया। मेरी पहली अध्यक्ष थी अलका लांबा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। उसके बाद अध्यक्ष बनी मीनाक्षी नटराजन जी, मैंने उनके साथ भी काम किया। फिर अशोक तंवर जी जो हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष बने बाद में, फिर वो बीजेपी में चले गए, उसके बाद वापस कांग्रेस में आए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मैंने 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम किया एनएसयूआई में। ग्रेट। तो छात्र राजनीति से संगठन की राजनीति, और संगठन की राजनीति से फिर कांग्रेस की राजनीति, छात्र संगठन से कांग्रेस की राजनीति। फिर मुझे जब पीसीसी में चौधरी नारायण सिंह जी अध्यक्ष बने तो पीसीसी का मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्होंने मुझे बनाया। तो ये मेरे छात्र जीवन की, छात्र राजनीति की शुरुआत थी, जिससे मैं धीरे धीरे कांग्रेस की मुख्य राजनीति में पहुंच गया। छात्र राजनीति में आने से पहले के लोकेश शर्मा कौन थे, क्या करते थे? अध्ययन जब एक सामान्य छात्र हुआ करते थे, अध्ययन करते थे अपने, और उनकी भी जैसा कि परिवार चाहता है कंपटीशन दे, अच्छी नौकरी लगे, सरकारी सेवा में जाए, क्योंकि बैकग्राउंड यही था। हमारे पिताजी भी सरकारी सेवक रहे हैं, तो सबकी मंशा यही थी कि हमें भी कोई नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, जो हम कर लें किसी भी रूप में कंपटीशन दे के। तो वो लोकेश शर्मा सामान्य परिवार का सामान्य व्यक्ति था, आज भी सामान्य ही है, लेकिन क्योंकि जब राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, तो पहचान राजनीति करने वाले के रूप में नहीं थी। आज वो पहचान बदल गई। मैं छात्र राजनीति से होता हुआ कांग्रेस के छात्र संगठन में पहुंचा, कांग्रेस के छात्र संगठन से मेन कांग्रेस में पहुंचा, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक पहुंचा। वो सारा कुछ धीरे धीरे मुख्यमंत्री नहीं,
पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, जी। लेकिन 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हाँ। इस तरह से उनके मेरी ओएसडी भी आप रहे। ये मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव और इंचार्ज जयपुर डिवीजन था, तब पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय की 4 सीटें एनएसयूआई ने जीती थी। ग्रेट। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे इंचार्जशिप में राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने अपना परचम लहराया था। उस वक्त अध्यक्ष थी मीनाक्षी चंद्रावत जी यहाँ, उससे पहले कृष्ण कुमार हरिद्वार जी यहाँ अध्यक्ष थे। तो मीनाक्षी चंद्रावत जी विधायक भी थी और एनएसयूआई की प्रदेश अध्यक्ष भी थी। लीडर वो थी हमारी उस वक्त एनएसयूआई के अध्यक्ष होने के नाते। तो उस समय में जयपुर डिवीजन का इंचार्ज था और पहली बार 4 सीटें हमने कांग्रेस में एनएसयूआई ने जीती थी। तो वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण हमेशा रहेगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा कि हमारे समय में हम 4 सीटें एनएसयूआई की राजस्थान विश्वविद्यालय में जिता कर लाए थे। यानी आपकी बातों से ये कहा जा सकता है कि कोई भी सामान्य से सामान्य छात्र भी खास छात्र बन सकता है, राजनीति में आ सकता है या किसी भी क्षेत्र में परचम लहरा सकता है, बस उसमें जोश और जुनून होना चाहिए। देखिए, खास छात्र तो वो भी रहे जिन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया। मैंने कहा ना कि मैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था और ये सोचा था कि नहीं, चलिए अब जो शक्ति है उसका सही दिशा में कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है कि राजनीति के लिए और विशेषकर छात्र राजनीति के लिए जोश का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर ऊर्जा हो, ज़बरदस्त जोश हो। क्योंकि हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं वो ऐसे लोग नहीं है, वो बहुत बुद्धिजीवी टाइप के लोग हैं। यानी छात्र जिसको आप कन्विंस नहीं कर सकते, उसका दिमाग कभी किस दिशा में जाता है, उसका दिल कभी किस दिशा में जाता है, किसी को अच्छा कहता है, किसी को बुरा कहता है। तो एक ऐसे समूह को अपनी तरफ और अपनी बातों की तरफ आकर्षित करना या उनके अंदर अपने प्रति विश्वास जगाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उन युवा और नौजवान छात्रों को आप अपनी बात मनवा पाएं और आप अपने लिए वोट देने के लिए राजी कर पाएं, ये बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। तो कहते हैं ना कि वो दौर था जब छात्रों को आप अपने साथ आगे चलने के लिए कैसे कन्विंस करें, तो बड़ा टिपिकल काम हुआ करता था। लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अनुभव था। जीवन में उस अनुभव की बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। राजनीति में कहते हैं कि राजनीति में, जंग में, मोहब्बत में सब जायज़ है। पॉलिटिकल केसेस भी कई होते हैं, कई पॉलिटिकल दांव पेच भी होते हैं और एक शब्द का जो है पीयूष मिश्रा जो हमारे जाने माने फिल्म मेकर हैं, वो गगन दमामा बाजू एक नाटक है और शहीद उनकी फिल्म भी है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है और उसकी व्याख्या भी की है पॉलिटिकल किलर्स जो राजनीति में बने रहने के लिए पॉलिटिकल किलर। हाँ, तो क्या आपका इस शब्द के साथ कहीं कोई वास्ता पड़ा है? हाँ, मेरी कहानी में इस शब्द का उपयोग तो हुआ है क्योंकि बड़ी पेचीदा सी कहानी मेरी बनी है। उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब छात्र राजनीति से होता हुआ मैं कांग्रेस की राजनीति में आया और मुझे प्रदेश कांग्रेस में मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका निर्वहन करने के लिए यह जिम्मेदारी मिली, तो मैं उसका भी बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से, क्योंकि मेरे अंदर जोश था, मेरा परिवार कांग्रेसी विचारधारा का रहा हमेशा से, तो हम यही चाहते थे कि हम कांग्रेस के लिए काम करें, पार्टी के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें। तो जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलती थी मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करता था, 100% अपनी तरफ से उसमें आउटपुट देने का प्रयास करता था। तो जैसा कि मेरा नेचर रहा है नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नए नए प्लेटफॉर्म्स को देखना, इस देश में नया क्या घटित हो रहा है, नई कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। कि मैं छात्र था सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र मेरा एमए का विषय था। तो जो व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा रहना चाहता है, जो व्यक्ति ये बताना चाहता है कि क्या सामाजिक अपने दायित्व होते हैं, उनका निर्वहन कैसे किया जाना चाहिए,
तो उसकी हमेशा ये ज़ील बनी रहती है, ये इच्छा बनी रहती है कि वो समाज को दे क्या सकता है। जिस जगह वो रहता है, जिस प्रदेश में रहता है, जिस ज़िले में रहता है, वहाँ के लिए वो क्या कर सकता है। तो जब राजनीति हम करते हैं तो किसी न किसी विचारधारा को चुनना होता है। मैं क्योंकि कांग्रेसी बैकग्राउंड से था तो मैंने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस के साथ आगे बढ़ा। कांग्रेस पार्टी है या विचारधारा है? देखिए कांग्रेस, क्योंकि आपने कहा कि विचारधारा चुननी होती है लेकिन यहाँ आपने पार्टी का चुनाव किया, विचारधारा क्या है? विचारधारा से ही तो पार्टी बनी है। किस विचारधारा को फॉलो करते हैं? उस विचारधारा को, अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के बारे में विचारधारा इस तरह से बनती है कि जब ये देश आजाद नहीं हुआ था उस समय इस विचारधारा के लोग जो ये चाहते थे कि हम एक ऐसे समूह का, एक ऐसे दल का, ऐसे संगठन का निर्माण करें जिसमें धर्मनिरपेक्षता की भावना हो, सर्वधर्म संभाव की भावना हो, जो सबको साथ लेके चल सकें, सबके उत्थान की जिसके अंदर मंशा हो, एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जो एक ही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि हम धर्म के रूप में नहीं बट सकते, जो हम चाहते हैं उसी तरीके से फिर संविधान का आगे निर्माण हुआ। तो ये वो विचारधारा थी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने के लिए अग्रसर थी। तो इस विचारधारा ने ही तो संगठन का निर्माण किया। जिन लोगों ने इस संगठन को सींचा, जिन लोगों ने इस संगठन को आगे बढ़ाया, उनकी एक ही मंशा थी कि देश आगे बढ़े और सबको साथ लेकर चले। यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो, या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं हो, यहाँ रंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो, सब एक ही दिशा में प्रगति और विकास की तरफ आगे बढ़े। तो उस विचारधारा ने ही संगठन का निर्माण किया। वो कांग्रेस पार्टी ही थी, कांग्रेस के ही लोग थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में सब कुछ अपना न्यौछावर किया। और तब से लेके आज तक के अगर हम देश के इतिहास की बात करें, देश के इतिहास को पढ़ें, तो आज के आधुनिक भारत का निर्माण भी कांग्रेस के ही नेताओं ने किया, क्योंकि लंबे समय तक शासन में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, और जो भी आज हम देख रहे हैं बड़े से बड़े संस्थान, वो उन्हीं की सोच का परिणाम थे कि आज हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं। हमारा देश भी विश्व के उत्कृष्ट देशों में शामिल हुआ। जब तक अगर हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते कि आज हम भी अपने देश में बनी हुई मिसाइलों का उपयोग कर सकते हैं, आज हमारे यहाँ भी एटॉमिक सेंटर है, तो ये सारी चीज़ें ये विजन के ऊपर निर्भर करती हैं। और ये कांग्रेस के नेताओं ने बखूबी उस समय अपना एक विजन इस तरीके का रखा कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। तो उस पार्टी के साथ मैं जुड़ा, और जब भी हम पढ़ते थे तो इन्हीं सब नेताओं के बारे में पढ़ते थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, शास्त्री जी हों, गांधी जी हों, मोतीलाल नेहरू जी, जो पढ़ाया गया वही तो पढ़ेंगे। तो वही बात ना, जो हमने आज तक इतिहास के साथ साथ जो भी हमने पढ़ा, जीवन में आप उन चीजों से बड़े प्रेरित होते हो जो आपके सामने आती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वो अपने हिसाब से जो है किताबें भी छपवाते हैं। तो कांग्रेस सत्ता में रही शुरू में, तो उन्होंने उसी हिसाब से पाठ्यक्रम भी तैयार किए। आप मानते हैं इस बात को? ये कुछ और वही चीजें फिर पढ़ाई गई। अकबर को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया, राणा प्रताप को गौण कर दिया गया। कई मतलब हमारे राजस्थान के भी सपूत रहे जिनको गौण कर दिया गया था पहले के पाठ्यक्रमों में। और अब जो है माहौल कुछ अलग देखने को मिलता है, अलग पाठ्यक्रम देखने को मिलता है, क्योंकि सत्ता अभी कांग्रेस के हाथ में नहीं है केंद्र के अंदर। तो ये बात आपकी सही है, ये मतांतर होते हैं। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है शायद वो अपने ही हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहती है, लेकिन वो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। ये वर्तमान राजनीति की बात, वर्तमान में ये संभव हो सकता है। पहले राजा महाराजा भी जो है अपने हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, जब देश में हमने आजादी हासिल की, और आजादी हासिल करने के बाद किसी को अपनी ऐतिहासिक प्रश्नों पर अपने आप को स्वर्ण अक्षरों में लिखाने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता थी। उस वक्त देश जिस स्थिति में हमें मिला था, आप समझ सकते हैं कि देश की हालात क्या थी। देश का बंटवारा हो गया था, पाकिस्तान अलग बन गया था, बंटवारा हुआ था या किया गया था, वो देखिए हम उस तरफ नहीं जा सकते। वहां अगर हम जाएंगे तो बहस इतनी लंबी हो जाएगी कि ऐतिहासिक तथ्यों में कहाँ क्या लिखा हुआ है। हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास को किस रूप में देखते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। कि हम ये कह रहे हैं कि हमें जब से समझ आई, हमने ये देखा कि देश की उस समय की स्थिति इतनी दयनीय थी कि इस देश को कैसे खड़ा करना है, सबका ध्यान इस तरफ था।
और उस देश को खड़ा करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उस वक्त के रहे नेताओं को मिली हुई थी कि वो उसे कैसे निभाएं। तो उन्होंने उस दिशा में काम किया होगा। आज हम और आप बैठ के 100 साल पुराने इतिहास को या 125 साल पुराने इतिहास को उस रूप में व्याख्या करें, तो इसके लिए इतिहासकारों को अपने अपने तरीके से करने देते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम तो यही मानते आए हैं कि भाई देश की आज़ादी बड़ी मुश्किलों से मिली थी। उस आज़ादी के लिए देश के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, बड़े बड़े बलिदान दिए। तो उस बलिदान को याद करते हुए कि हमें इस आज़ाद हिंदुस्तान में रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो इस बात का तो हमें आज संतोष है ना कि हम खुल के बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे को जो भी हमारी कहने की इच्छा है हम उसको कह पा रहे हैं। तो इतिहास इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला आया। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, जो जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, हो सकता है किसी इतिहासकार ने किसी अलग तरीके से व्याख्या की हो, किसी ने किसी से प्रेरित होकर 2 शब्द ज़्यादा लिखे हों, लेकिन हम आज आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश देखना चाहते हैं। उस दिशा में हम सब मिलकर प्रयास की तरफ अग्रसर हैं। तो 1-2 चाय की घूंट हो जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि शुरुआत में कांग्रेस सत्ता में रही और उस दौरान आरएसएस के जो फाउंडर डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार जी थे, वो भी कांग्रेस के ही सदस्य थे। यहाँ तक कि वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सभी कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। लेकिन इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। विचारों में मतभेद हुआ, आप बता रहे हैं तो उसी तो कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने जनसंघ का निर्माण किया। जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आई। परिवारों में भी आमतौर पर इस तरह की बातें होती हैं, ये तो देश की बात है। भाइयों में नहीं बनती तो घर अलग हो ही जाया करते हैं, ठीक बात, बंटवारे हो ही जाया करते हैं। जैसे कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ, बंटवारा हुआ और इसी तरीके से पार्टी से अलग होकर के नई पार्टी बनी जो अलग विचारधारा की है। और उसके बाद में अभी कुछ सालों में देखा गया है कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या आप इसको गलत मानते हैं? क्या विचारधाराएं उनकी परिवर्तित होना और बदली हुई विचारधारा के साथ अलग दल में शामिल हो जाना, क्या इसको आप गलत मानते हैं? देखिए, मेरी नज़र में ये व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने आप को संगठन से या विचारधारा से अलग ले जाकर दूसरी विचारधारा में शामिल होता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 50 साल 60 साल एक संगठन के साथ या एक पार्टी के साथ, एक विचारधारा के साथ जुड़े रहकर दिए हों, वो पार्टी छोड़ता है, वो पार्टी बदलता है। उसके 2 कारण होते हैं। या तो आज के समय में जो पार्टी है उसमें उसकी वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति की जिसने उस पार्टी को सींचने में या उस पार्टी को खड़ा करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। एक कारण तो ये हो सकता है जी। या उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कि वो पार्टी उस महत्वाकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रही है, तब वो व्यक्ति अपनी पार्टी बदलता है। तो ज्यादातर केसेस में यही हुआ कि व्यक्ति महत्वाकांक्षी ज्यादा हो गए। बहुत कुछ मिलने के बाद भी और पाने की इच्छा ने उन्हें उस पार्टी से दूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि चलो इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाके वहाँ कुछ हासिल कर लेंगे। ये एक बड़ा कारण रहा। कुछ एक ऐसे कारण ज़रूर रहे होंगे जो जेन्युइन होंगे, जहाँ कि उन्हें ये महसूस हुआ कि अब यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही, या जो मेरी एक भूमिका रही है आज तक उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो मैं फिर ऐसी पार्टी में रह के क्या करूँ जहाँ मेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता, या जो मेरे विचार हैं, जो मेरे एक्ट हैं, उनको कोई अब सुनना नहीं चाहता, उनको कोई सहेजना नहीं चाहता और समर्थन नहीं देना चाहता, तब वो वहाँ से क्विट करता है। तो दोनों ही स्थिति में मेरी नज़र में जो व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और स्वार्थ पूर्ति के लिए पार्टी छोड़ के जाता है वो गलत करता है। लेकिन अगर किसी की विचारधारा बदल चुकी है, क्या आप राष्ट्रवादी विचारधारा को गलत मानते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन नहीं है राष्ट्रवादी? आज मैं भी अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। राष्ट्रवादी
होना किसी पार्टी की तरफ आकर्षित होना नहीं होता है। मुझे अपने देश से प्रेम है, मैं देशभक्त हूँ तो राष्ट्रवादी हूँ ना। मैं अगर सबसे पहले बात करूंगा तो अपने देश की बात करूंगा। तो राष्ट्रवादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि आरएसएस का हूं तभी मैं राष्ट्रवादी की होने की बात करूंगा, या बीजेपी से हूं तभी मैं राष्ट्रवादी होने की बात करूंगा। मैं इस देश का निवासी हूं, मैंने इस देश की धरती पर जन्म लिया है। मैं तो उसी दिन से राष्ट्रवादी हूं ना, जिस दिन से मैं इस देश में उत्पन्न हुआ हूं, इस देश में आया हूं। तो राष्ट्रवादिता को सीधे तौर पर विचारधारा से जोड़ना मेरी नजर में गलत है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो 9 माह उसको पेट में रखती है। 9 महीने बच्चा जब परिपक्व होता है उसके बाद वो एक बदले हुए स्वरूप में जन्म लेता है। गत अशोक गहलोत जी की सरकार के दौरान एडवोकेट गोवर्धन सिंह को 9 महीने के लिए जेल में रखा गया। क्या अशोक गहलोत जी गोवर्धन सिंह का बदला हुआ वो नया स्वरूप देखने के लिए ही लालायित थे, जो उनको 9 महीने के लिए इस तरह से जेल भेज दिया गया परिपक्व होने के लिए? देखिए, राजनीति में मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है और ये अशोक गहलोत जी की राजनीति का हिस्सा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हो, उनकी छवि को कोई डेंट पहुंचा सकता हो, या जो उन्होंने आज तक अपनी एक दोहरी चरित्र की छवि जो बना रखी है, उसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा सकता हो, तो हर उस व्यक्ति को जो उनकी राजनीतिक आज तक की प्रदेश और देश में जो छवि बनी हुई है उसमें कोई नुकसान पहुंचा सकता हो, तो उसे वो इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं, उसे परेशान करते हैं या उसे ठिकाने लगाने का काम करते हैं। तो ये उसी का हिस्सा था, क्योंकि वो भी जब भी किसी बारे में बात किया करते थे या बोलते थे तो जो कुछ घटित हो रहा है राजस्थान की सरकार में, सीधे तौर पर उनसे संबंधित जो बातें होती थी उन्हें लेकर, कई बार तथ्यों को लेकर किसी तरीके की जो भी वो बात करते थे, उन्हें ये महसूस होता था कि इस व्यक्ति के लगातार बोलते रहने से मेरी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, उसको आघात लग रहा है, उसको कोई ठेस पहुंच रही है, तो ये ऐसे बोल कैसे सकता है मुझे लेके कोई। तो वो उसी का परिणाम था कि उनको अंदर जाना पड़ा, या जो भी गतिविधियां उस तरीके की हुई थी। तो ये इनकी परिपाटी रही है, जो भी व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाएगा या इनके बारे में भला बुरा कहेगा उसे वो ऐसे ही ठिकाने लगाएंगे। तो वही उन्होंने किया। गोवर्धन सिंह ही नहीं, आप भी उनकी जादूगरी का शिकार हुए हैं। तो फोन टैपिंग वाला जो मामला है, आप तो आदेशों की पालना कर रहे थे क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के ओएसडी थे, तो आपका दायित्व था उनके आदेशों की पालना करना जी। तो क्या फोन टैपिंग के लिए भी उन्होंने आपसे कहा था कि फोन टैप करवाया जाए? नहीं, फोन टेपिंग में ना तो मेरी कोई भूमिका थी, ना मुझे कोई डायरेक्शंस मिले थे, और ना मैं वो अधिकार रखता हूँ, ना मेरे पास वो सिस्टम है कि मैं किसी फ़ोन को सर्विलांस पे लेके उसे इंटरसेप्ट कर सकूँ। तो उसमें मेरा कोई रोना देना नहीं था, और ना मुझे उन्होंने कोई आदेश दिए थे कि आप फ़ोन टेप करो, क्योंकि मेरे पास तो कुछ सिस्टम ही नहीं था ना, कोई मशीनरी नहीं थी। तो मतलब ऊपर ही ऊपर ये खेल खेला गया। सामान्य रूप से मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि फ़ोन टेपिंग होता कैसे है, कौन लोग इसे कर सकते हैं, और इसके पीछे क्या मंशा होती है जी, क्या मैकेनिज्म यूज में लिया जाता है। जब भी सरकारें फोन टेप करती हैं या इंटरसेप्ट करती हैं या सर्विलांस पे लेती हैं, तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, देखिए इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है सरकार का, जो गृह विभाग के तहत आता है जी, उसके पास इनपुट होता है कि फलाना फलाना व्यक्ति, क्योंकि देश प्रदेश में अपराध होते रहते हैं, देश की प्रदेश की शांति भंग होने के बहुत से चांसेस रहते हैं, संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, बहुत सारी सामरिक महत्व को नुकसान पहुंचाने के काम भी हो सकते हैं। तो कोई बड़ा अपराध घटित ना हो, कोई बड़ा गैंग यहाँ सक्रिय ना हो जाए, कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाए,
हमारे प्रदेश की शांति भंग हो जाए, या कोई बड़ी प्लानिंग ऐसी नहीं हो कि किसी को नुकसान भारी हो जाए, तो ऐसे लोगों का जो इनपुट होता है इंटेलिजेंस के पास में, तो वो उन लोगों को सर्विलांस पे ले लेते हैं, और सर्विलांस पे लेने के लिए भी पूरे नियम कायदे कानून का पालन किया जाता है। कि मान लीजिए मुझे एक इनपुट मिला है कि फलाने फलाने जी 3-4 लोग मिलके कोई एक व्यू रचना कर रहे हैं, किसी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। अब उसको हम कैसे वेरीफाई करें कि ये ऐसा करने वाले हैं या नहीं? हमें तो एक टिप मिली है, एक इनपुट मिला है, तो उनमें से जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं, या उनका अगर हम तक नंबर है, तो हम उनको सर्विलांस पे लेते हैं कि ये लोग किससे बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। तो कई कई दिनों तक वो सर्विलांस पे रहते हैं, सुनते हैं कि भाई क्या घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो अगर टिप सही होती है तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं कि फलाने व्यक्ति ने ये साजिश रची और ये किया। तो जब सर्विलांस पे लिया जाता है तो उससे पहले एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, परमिशंस ली जाती हैं कि इन इन लोगों के नंबर हम सर्विलांस पे लेंगे। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तो सबसे पहले पता होता है, क्योंकि परमिशन ही वो देते हैं उस लेवल तक जाने के लिए। तो होम सेक्रेटरी, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, इंटेलिजेंस के डीजी, एडीजी, इन तमाम लोगों को, और मुख्य रूप से होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर। अब हमारे प्रदेश में तो होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री एक ही थे जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं खुद अशोक गहलोत जी। तो उन सब प्रक्रियाओं के तहत किसी भी व्यक्ति के फोन को इंटरसेप्ट या सर्विलांस पे लिया जा सकता है, जब इन सब का पालन कर लिया जाए। लेकिन यह कहानी बिल्कुल दूसरी थी। प्रदेश में जो बहुत बड़ा मुद्दा बना इंटरसेप्शन का या फोन टेपिंग का, वो बना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए, अपनी उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए, जिसमें उन्हें लगता था कि मैं अपनी सरकार को बचाऊं, यानी स्वयं के स्वार्थ के लिए सरकारी मशीनरी और अपने स्वयं के पद का दुरुपयोग किया, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीगल जो प्रोसेस है उसके। उन्होंने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को फोन सर्विलांस पे लिया और केंद्रीय मंत्री तक के फोन को सर्विलांस पे लिया। तो सिर्फ अपने पक्ष के ही विधायक नहीं, विपक्ष के विधायकों के भी फोन पे लगभग 100 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पे थे जब ये घटना घटित हुई थी। तो उन्होंने एक पूरी साजिश के तहत कह लो, षड्यंत्र के तहत कह लो, कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया कि भाई ये मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। हालांकि जो लोग वो मानेसर गए थे, उन सबका यही कहना था हमारी सरकार में सुनी नहीं जा रही, तो हम अपनी बात आला कमान तक पहुंचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पर वो अपने उस मंशा में कामयाब हो गए अशोक गहलोत जी, जो वो चाहते थे कि मैं कैसे सारी चीज़ को उलझा के षड्यंत्र के तहत ये साबित कर दूं कि ये लोग मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। मैंने उसे बचाया है और इसको पूरी तरह से पार्टी से बेदखल करवा दूं, नेस्तनाबूद कर दूं, ताकि भविष्य के लिए ये कोई खतरा नहीं रहे। उनको हमेशा अपनी कुर्सी का डर लगा रहता था ना, उन्हें ये लगता था कि भाई ये कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। उस वक्त की जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें यही था। एक प्रयास 25 सितंबर को भी हुआ था, 25 दिसंबर को 2022 को, जब आला कमान ने यहाँ खड़गे जी को और अजय माकन जी को पर्यवेक्षक बना के भेजा था कि आप जाके विधायक दल की मीटिंग करें। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस दिन ये तय होना था कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बना देंगे। अब वो क्या होना था क्या नहीं, ये तो तय तब होता जब वो विधायक दल की बैठक होती। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक ही नहीं होने दी और अपने समर्थित विधायकों को स्पीकर के यहाँ भेज के इस्तीफे दिलवा दिए। तो ये ऐसा षड्यंत्र रचा गया था, आला कमान को भी धोखे में रखा गया और पूरी तरीके से कहते हैं ना कि अपने आप को बनाए रखने के लिए साजिश रची, और वो उसमें कामयाब हुए। पूरे 5 साल उन्होंने पूरे किए, सरकार चलाई पूरे 5 साल, लेकिन इसी तरीके से उन्होंने चलाई। उन्होंने अपने आगे किसी को और कुछ नहीं समझा, पार्टी को भी कुछ नहीं समझा। तो नतीजे हम देख ही रहे हैं आज। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहा करती, ये कहा जाता है। और एक ही पार्टी में आप भी हैं, अशोक गहलोत जी भी हैं, अभी तक उन्होंने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, आपने भी नहीं छोड़ी है। तो क्या इस बात के कयास लगाए जाने सही होंगे कि आप में से कोई एक पार्टी छोड़ेंगे?
देखिए, पार्टी छोड़ना नहीं छोड़ना ये तो क्योंकि मुझे जहाँ तक महसूस हुआ है, पार्टी में शायद आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती है अशोक गहलोत जी के सामने। आपको वो इम्पोर्टेंस पार्टी में नहीं दी जा रही है, जैसा कि आमतौर पर मैं ही नहीं सभी लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को कि लोकेश शर्मा जी को अशोक गहलोत जी के रहते कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। अशोक गहलोत जी ने कह दिया कि लोकेश शर्मा गलत है, तो यानी लोकेश शर्मा गलत है। आपको नहीं लगता ये? देखिए, पार्टी क्या निर्णय करती है तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरी जो सीधी लड़ाई है वो अशोक गहलोत जी के साथ। अब आप पूछेंगे भाई किस बात की लड़ाई है आपकी? जी, ये जो आपने एक शब्द बोला था ना, पॉलिटिकल किलर। पॉलिटिकल किलर, उन्होंने एक तरीके से मुझे उपयोग में लेकर मेरी हत्या करने की कोशिश की, राजनीतिक हत्या। जी, देखिए, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि मेरा बैकग्राउंड क्या रहा। मैंने आपको बताया कि मैं NSY से होता हुआ, यानी अशोक गहलोत जी को सीधे तौर पर हम पॉलिटिकल किलर कह सकते हैं। उन्होंने तो बहुत सारी किलिंग्स की हैं पॉलिटिकल। मेरा नंबर तो बहुत पीछे है भाई। आप इस प्रदेश का इतिहास देखिए, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। जो भी उनके आड़े आया, जो भी उन्हें खतरा महसूस हुआ, उसको उन्होंने पूरे तरीके से साफ कर दिया। तो क्या कांग्रेस इस प्रदेश में इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं, चाहे परसराम मदेरणा जी का ले लो, पंडित नवल किशोर शर्मा जी का ले लो, जी, श्रीश्राम ओला जी का ले लो, इन सबके प्रति जो इनकी भावनाएं थी कि ये इतने बड़े बड़े यहाँ के कद्दावर नेता हैं, इनके रहते हुए मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, तो इन्होंने बिल्कुल साफ करने के लिए अपनी कूटनीति और अपनी जो राजनीतिक षड्यंत्र था उनका उपयोग लिया और इनको सबको उस तरीके से अपने आगे से हटाने का काम किया इन्होंने। तो ये तो राजनीतिक हत्या करने का काम तो करते ही आए हैं। तो क्या आला कमान को इन सब बातों के बारे में पता नहीं है? देखिए, क्या वो जानबूझकर आंखें मूंद के बैठे? आला कमान को गुमराह किया जाता है। हमारे आला कमान केंद्रीय नेतृत्व बड़े भोले हैं, बहुत सीधे हैं दिल के भी। वो भरोसा करते हैं इस बात पे, राजनीति में भोले और सीधे लोग भी हैं। उसका कारण है, उसका कारण ये है क्योंकि जब हम बात करते हैं सीनियरिटी की, वरिष्ठता की, तो हमें भरोसा भी करना होता है कि ये जो व्यक्ति कह रहे हैं, जो प्रदेश को चला रहे हैं, और ये हमें इस बात का पूरे तरीके से आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मेरे रहते प्रदेश में मैं वापस सरकार लेकर आऊंगा। इस बार भी तो यही हुआ। 2023 के चुनावों से पहले इन्होंने आलाकमान को गुमराह किया कि आप मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं पूरे तरीके से हर हाल में कांग्रेस की वापसी करवाऊंगा क्योंकि जनता मेरे पक्ष में है। ऐसा इन्होंने मैसेज दिया और मना लिया उनको। तो उन्होंने भी सोचा भाई जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री है और ये कह रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैंने बहुत अच्छी चीजें की हैं, तो आप चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके आऊंगा। तो गुमराह किया ना, उन्हें धोखे में रखा, क्योंकि यहाँ सारे सर्वेज इस तरह से थे जो पार्टी ने किए, कुछ इंडिपेंडेंट लोगों ने किए और हमने भी किए। हमने भी उन्हें रिपोर्ट दी थी और ये कहा था कि लोगों की नाराजगी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, ना ही अशोक गहलोत से है, ना सरकार से है। लोगों की नाराजगी उस क्षेत्र विशेष के स्थानीय जनप्रतिनिधि से है। आप इनको बदल दीजिए, निश्चित तौर पर हम अपनी सरकार की वापसी करवा पाएंगे। जी। मैंने लगभग 30 नाम ऐसे दिए थे जिनके आगे फिगर लिखा था कि ये इतने से चुनाव हारेंगे, और वही परिणाम आया। तो जब इनके पास सारे इनपुट थे, उसके बावजूद इन्होंने टिकट नहीं बदले, तो वो इनकी हठधर्मिता थी। ये उन लोगों को रिवार्ड देना चाहते थे जो सरकार बचाने में इनके साथ खड़े रहे थे। तो रिवार्ड देने के तो और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को दांव पे लगाकर, पार्टी को नुकसान पहुंचाकर आप रिवार्ड देना चाहें, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई आपकी सुलझी हुई राजनीति का हिस्सा रहा होगा। आपके मस्तिष्क में या तो ये रहा होगा कि चुनाव अगर जीत भी गए तो हो सकता है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं, तो इससे अच्छा है कि हम चुनाव ही हार जाएं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने अपने मुख्यमंत्री पद पे बने रहने के लिए और पार्टी को डुबो दिया। बिल्कुल, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया और पार्टी का ये हाल कर दिया उन्होंने। वरना राजस्थान में पहली बार ये महसूस हो रहा था, आम व्यक्ति ये कह रहा था कि इस बार कांग्रेस की सरकार की वापसी हो सकती है। ये पूरे देश भर में एकमात्र राज्य था राजस्थान जहां पर कांग्रेस के रिपीट होने की संभावनाएं बहुत प्रबल थी। लेकिन निर्णय तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को लेने थे, क्योंकि उन्हीं की चली थी। उन्होंने जिसको चाहा उसको टिकट लेने दिया, जिसका कटवाया उसका कटवा दिया।
तो जब इतनी अड़ी और इतनी हठधर्मिता के साथ उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिलवाया, तो वही चाहते थे ना कि सरकार बने या नहीं बने। तो इतना बड़ा सबक मिलने के बावजूद भी कांग्रेस आला कमान अभी भी आंखें मूंद कर क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, कहाँ आंखें मूंद रखी है। अब देखिए, जिस व्यक्ति क्यों अशोक गहलोत जी का कद तो लगातार बढ़ ही रहा है अभी भी। किस संदर्भ में क्या मिल गया उन्हें ऐसा? केंद्रीय स्तर पर जो है स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात में भी प्रयोग किया जाएगा और कई राज्यों में मैं तो चाहता हूँ कि हर प्रदेश में, हर अभी कर्नाटक में सरकार आई है, स्टार प्रचारक बना के भेजा जाए। आप उसके पीछे की थ्योरी समझिए। जिस पार्टी ने उन्हें प्रदेश का 3 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, ठीक है, तो उनका एक कद तो बना ही पार्टी के अंदर, लोगों में उनकी पहचान बनी कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो जब उनको 3 बार मुख्यमंत्री बना के उनको कहते हैं ना कि कृतज्ञ किया हो, तो जब समय आए उपयोग लेने का तो उपयोग लिया जाना चाहिए ना। क्यों नहीं भेजेंगे उन्हें? चाहे आसाम में चुनाव हो, मणिपुर में हो, कर्नाटक में हो, जहां जहां भी उनको उपयोग लिया जाना चाहिए, भेजना चाहिए। क्योंकि हमने उनको 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया। भाई, आज जब पार्टी को जरूरत है तो जाइए, प्रचार करिए, स्टार प्रचारक बनो कांग्रेस के। जहां जाएंगे 4 बातें कहेंगे तो कम से कम उनको पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 4 लोग सुनेंगे तो सही। ये सोच पार्टी की रहती है और इसलिए हम उनका उपयोग लेना चाहते हैं, उनके अनुभव का। इसलिए पार्टी उनको जहां भी चुनाव होते हैं भेजने का प्रयास करती है कि आप जाइए, काम करिए पार्टी के लिए। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जी की वजह से जो है कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती है। आप समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं रही कहीं भी, किसी प्रभारी तो वही थे। अरे भाई, वो राजस्थान में चुनाव नहीं जिता पाए जहां के वो मुख्यमंत्री रहे थे, जहां का उन्होंने दावा किया लगातार कि मेरे रहते मैं सरकार की वापसी करवाऊंगा, तो वो कहां पे जाके किसी दूसरे स्टेट में जाके चुनाव जितवाएंगे? यानी घर का पूत कवारा डोला पाड़ोसा का फेरा, राजस्थानी में ये कहावत कही। जहां जहां बाद में प्रभारी बनाया वहां क्या हश्र हुआ। हरियाणा में भी तो प्रभारी बन के गए थे, क्या हुआ वहां? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं देखनी, यानी वहां की जनता की वजह से कांग्रेस आई है। वहां की जनता की वजह से, वहां के लोकल लीडरों की वजह से, जो भी लोग चाहते थे कि कहाँ किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो ये इनमें इनकी कोई भूमिका नहीं रही किसी भी प्रकार की कि ये जाके ये कहें कि साहब मैंने ये इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, मैंने चुनाव जितवा दिया। इनकी क्षमता चुनाव जितवाने की होती तो ये अपने बेटे को सांसद नहीं बना देते। आप तो बाहर पहुंच रहे हो, कर्नाटक, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की। राजस्थान में खुद के रहते सरकार की वापसी नहीं करवा पाए, राजस्थान में खुद मुख्यमंत्री रहते अपने पुत्र को चुनाव नहीं जितवा पाए। क्या क्रेडिबिलिटी है इस व्यक्ति की? आरसीए का अध्यक्ष जरूर बना दिया। नहीं, वो तो खैर दावपेच होते हैं तरह तरह के कि आपने किसी को कहाँ बना लिया। जब आप सरकार में होते हो तो बहुत सारी चीजों को अपने अनुसार चला लेते हो। 2019 का चुनाव संसद का, जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें जोधपुर से टिकट दिलवाया अपने बेटे को जी, और उस वक्त मुख्यमंत्री थे, 18 में मुख्यमंत्री बन गए थे। पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद अपने पुत्र को जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव नहीं जितवा पाया अपने ही प्रदेश में, वो कहाँ दूसरे स्टेट में जाके चुनाव जीतने और जिताने की बात कर सकते हैं? और वो श्रेय ले रहे हैं पूरा पूरा। लेते हो तो जनता जानती है कि किसको श्रेय देंगे, कैसे श्रेय देंगे। श्रेय लेने के लिए उस तरह का राजनीतिक अपना अस्तित्व बनाना पड़ता है। अब मेरी नज़र में सफल राजनेता वो है जो अपने रहते सरकार में अपनी पार्टी की वापसी करवाए, जो अपने रहते सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार करे। लीडर वो है जो नए लीडर्स को डेवलप करे, वो नहीं जो आने वाले नेताओं के रास्ते बंद कर दे, सिर्फ अपने आप को ही स्वयंभू समझे कि मेरे अलावा दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। वरना इनका 40 साल का राजनीतिक करियर है राजस्थान का। 40 साल में क्या ये चाहते हुए सेकंड लाइन को डेवलप नहीं कर सकते थे? क्या अच्छे राजनेताओं को तैयार नहीं कर सकते थे? लेकिन इन्होंने एक भी व्यक्ति को जिसके अंदर पोटेंशियल था, जिसके अंदर स्किल्स थे, जिसके अंदर क्षमताएं थी, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। क्योंकि खुद के अंदर कोई स्किल नहीं है ना। तो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना कि ये व्यक्ति आगे नहीं निकल जाए, मतलब अपनी लाइन बड़ी रखने के लिए दूसरे की लाइन काटते रहो। इन्होंने तो यही किया। सही कह रहा हूं? अपने आप को बड़ा रखने के लिए उन लोगों को नहीं पनपने दिया जो कैपेबल थे, जिनके अंदर क्षमताएं थी। तो ये इनका एक स्वभाव रहा है, ये इनकी राजनीति करने का तरीका रहा है। शायद इसीलिए इन्हीं दाव पेचों के चलते वो 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सजोए बैठी है।
आपको क्या लगता है कब तक वो अपने इस सपने को साकार कर पाएगी? ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा। इस देश को कांग्रेस मुक्त कर पाना संभव ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो इस देश की गांव-गांव, ढाणियों-ढाणियों में पहुंची हुई वो विचारधारा है जिसके लोग आज भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। लेकिन तो आजादी के समय से लगातार सत्ता में रहने वाली जो सोचते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस, लगातार कई सालों तक 70 साल, शायद 7 दशक जो है राज किया कांग्रेस ने, और अब जो है पूरे देश में सरकारें हुआ करती थी। अभी फिलहाल 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की है, और संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में उन 3 राज्यों में भी सरकार नहीं रहेगी। तो इन सब को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक शब्द ऐड करना चाहूँगा जी, कि कांग्रेस सरकार में नहीं आए भले ही कहीं पे, या जो आज की स्थितियां हैं उसमें हो सकता है कि राज्यों में उस मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाई हो या सरकार में वापसी नहीं कर पाई हो, तो ये कह पाना कि सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये संभावनाएं हो सकती हैं कि भाई हम किसी भी राज्य में सरकार में नहीं आए, ठीक है, लोकसभा चुनाव हम जीत नहीं पाए, तो सरकार में हम नहीं आ पाए भले ही, लेकिन कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो सकता ना। कांग्रेस का व्यक्ति, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति तो इस देश में रहेगा, तो देश कांग्रेस मुक्त नहीं होगा, और कांग्रेस मुक्त कर भी नहीं सकता है, कोई कभी नहीं कर सकता है। वो विचारधारा है जो सतत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और हम जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए दिन रात एक करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। निश्चित तौर पर समय बदलेगा। जो लोग नौजवान हैं, जो लोग ऊर्जावान हैं, जो कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, कांग्रेस में जो विश्वास रखते हैं, वो मजबूती से काम करेंगे, तो समय बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी की भी तो एक समय क्या हालत थी, इस देश की संसद में 2 ही तो सांसद थे, तो उन्होंने ग्रो किया है, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, और कांग्रेस अपने कई निर्णयों की वजह से या कांग्रेस के कई तथाकथित मठाधीशों की वजह से, कई ऐसे निर्णय जिनमें ये माना गया कि नहीं यही व्यक्ति कांग्रेस चलाएगा, जिन लोगों ने कांग्रेस को अपनी जेब में रख लिया, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो ठीक है, अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को घर बिठाया जाए और उन्हें कहा जाए कि भैया आपने कांग्रेस की बहुत सेवा कर ली, अब आप बख्शो कांग्रेस को। तो नया जोश आएगा, नया खून आएगा। जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिनको कहते हैं ना कि जो चाहते हैं कि हम कांग्रेस को आगे बढ़ाएं, वो लोग मेहनत करेंगे तो वापस खड़ी होगी कांग्रेस। तो ये उम्मीद करना या ये सोचना भारतीय जनता पार्टी का कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस से मुक्त भारत को कोई नहीं कर सकता। ठीक है, किसी राज्य में सरकार आएगी, नहीं आएगी, हो सकता है हम किसी भी राज्य में ना हो, किसी भी राज्य में नहीं आ पाए किसी वजह से, लेकिन कांग्रेस मुक्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे, कांग्रेस का झंडा लेकर हर जगह घूमते रहेंगे, और जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी गलतियों को दोहराने का काम, उनको बताने का काम कि आपने जो गलतियां की हैं उससे प्रदेश को और देशवासियों को ये नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। तो समय बदलेगा और वापस हम सत्ता पे आएंगे, राज्यों में आएंगे, देश में आएंगे। तो समय तो एक जैसा नहीं रहता ना, आने वाला वक्त बताएगा। साक्षात्कार के शुरुआत में मैंने आपका जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, नकारात्मक परिस्थितियों में भी आपने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया है। विपक्ष में थे तब भी कांग्रेस के साथ थे। अशोक गहलोत जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको बचाए रखने में भी, उनकी कुर्सी को बचाए रखने में भी उनको बचाए रखने में भी, और अब तो शायद नहीं बचाना चाहेंगे। नहीं, अब देखिए हर चीज की एक सीमाएं होती हैं, और मेरी उनसे कोई किसी तरीके की व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन नहीं है। देखिए, उन्होंने आपको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे उस स्थिति में लाकर छोड़ दिया कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। तो जो काम मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? आपका ये जो अशोक गहलोत जी के साथ जो घटनाक्रम पूरा चल रहा है, अभी मैंने शब्द भी प्रयोग किया कि बलि का बकरा आपको बनाया गया। कई जगह से ये खबरें मिली हैं
कई जगह जब बातें होती हैं तो हर जगह यही कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा को बलि का बकरा बना करके और परोस दिया और फिर अपना पीछा छुड़ा लिया। क्या वाकई में इस पूरे फोन टैपिंग मामले में आप कहीं नहीं थे, या कहीं ना कहीं आपका कुछ रोल रहा? मैंने पहले भी कई बार ये क्लियर किया है कि फ़ोन टेपिंग मामले में मेरा कोई रोल नहीं था, मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ना तो मैंने फ़ोन टेप किया और ना मैं कर सकता था। आप ठीक कह रहे हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन चूंकि जब मुझे वो पेन ड्राइव दिया गया था तो मैं मीडिया को ही हैंडल करता था, मीडिया को ही देखता था। मुझे ये कहा गया कि इसमें जो कंटेंट है वो मीडिया को भेजना है, तो बहुत नेचुरल सी बात थी कि मुझे तो आदेशों की पालना करनी थी। मुझे जो दिया जा रहा है, मैंने तो ये पूछा भी नहीं कि इसमें है क्या, आप मुझे क्या दे रहे हैं, और मैं पूछूं भी क्यों। और आपने वो ऑडियो सुनी भी नहीं थी? नहीं, मैंने पहले नहीं सुनी थी। मुझे तो मीडिया के माध्यम से ही जब वो चली, प्रसारित हो गई, उसके बाद पता लगा कि इसमें था क्या, और मैं पूछता भी क्यों। भाई, आपका बॉस आपको ये कह रहा है कि आप इसमें जो कुछ भी है वो मीडिया को भेज दो, और काम कोई ऐसा नहीं बताया जो बिल्कुल अलग हो। जब मैं मीडिया से संबंधित चीजों को देख रहा हूँ तो मीडिया को ही भेजने के लिए कहा है ना मुझे, तो मैंने बिना पूछे, बिना ये जाने कि इसमें क्या है, मैंने भेज दिया। लेकिन उन्होंने चूज किया था कि वो मुझे ही दे। से ये सवाल किया भी नहीं जा सकता। नहीं, और करें भी क्यों भाई, कोई अटपटी बात तो कही नहीं भाई। आप, उन्होंने कहा मीडिया को भेज दो, मैंने भेज दिया। मीडिया को ही तो भेजने के लिए कहा ना। तो यही हुआ कि जब मैंने मीडिया को भेज दिया उसके बाद मुझे पता लगा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मुझे चूज किया था, वरना वो और भी तो किसी को दे सकते थे। वो जो पेन ड्राइव उन्होंने मेरे हाथ में सौंपा, वो और भी तो ओएसडीज थे उनके, और भी उनके आसपास में लोग थे, और सरकारी कर्मचारी भी थे, सरकारी अधिकारी भी थे। उनको क्यों नहीं दिया, सिर्फ मुझे ही दिया, ताकि अगर कभी भविष्य में कोई दिक्कत हो तो वो मेरे ऊपर डाल दें सब कुछ। और वही किया ना, बाद में उन्होंने अपना हाथ हटा के, पावरफुल हाँ, बाद में अपना हाथ हटा के और ये कहा कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। तो देखिए, आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं मुझे लेके। कई लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत ने इतना कुछ दिया, ओएसडी बनाया, और लोकेश शर्मा ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनका भरोसा तोड़ दिया। तो ये पूरी तरह से गलत है। लोकेश शर्मा ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा, अशोक गहलोत ने लोकेश शर्मा का भरोसा तोड़ा, क्योंकि उनके भरोसे पे ही तो मैंने वो सारा काम किया था। और जो उन्होंने मुझे भरोसा दिया था कि चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आप चिंता मत करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। उस व्यक्ति ने जब सत्ता का समय पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, उसके बाद हाथ खड़े कर लिए और ये मुझे कहा हो कि अब तू जाने और तेरा काम जाने, तो भाई मरता क्या नहीं करता। जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं सजा क्यों भुगतूंगा। और फिर आपने तो हाथ खड़े करके ये कह दिया कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। तो मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। अगर मुझे इनका नुकसान करना होता तो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं करते थे क्या? जब 2021 में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तभी मैं सबूतों के जांच एजेंसीज के पास चला जाता और कहता कि मुझे तो अशोक गहलोत जी ने ये दिया था। तब इनकी सरकार गिर जाती और ये जेल जाते। तो उस वक्त क्या डर था आपको? नहीं, डर की क्या बात है, जब इन्होंने ये कह रखा था मुझे कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूंगा भाई। भाई मुझे तो उस वक्त मुझे तो ये चीज लेके ही नहीं आनी थी ना बाहर। मैं तो इसे ताउम्र कभी किसी को नहीं बताता अगर ये मेरे साथ विश्वासघात नहीं करते और मुझे अकेला नहीं छोड़ते। तो पिछली बार हमारी जब बात हुई थी तो आपने 10-10 घंटे की इंटरोगेशन को बर्दाश्त किया हो, कितने साल? 3 साल। जब जाते क्राइम ब्रांच में कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, जो व्यक्ति तब नहीं टूटा हो वो इनके चुनाव हारने के बाद सब कुछ बोल रहा है। तो मैंने तो कभी इनका नुकसान नहीं किया। नुकसान चाहता तो सत्ता में रहते हुए मैं इनके खिलाफ बोलता, तब इनकी सरकार भी चली जाती और खुद जेल जाते। पार्टी का मैंने कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि जब चुनाव परिणाम आ गए उसके बाद मैं बोला। पहले बोलता तो जो परिणाम आए थे, परिणाम वही आते तो वो हार का ठीकरा मेरे सर पे फोड़ दिया जाता कि लोकेश शर्मा ने ऐसा किया इसलिए ये पार्टी चुनाव हार गई, सत्ता में नहीं आ पाई। तो मैंने किसी का नुकसान नहीं किया भाई। मैंने ना तो अशोक गहलोत का नुकसान किया, ना मैंने अपनी पार्टी का नुकसान किया। तो लोग कहते हैं ना कि आपको डर क्या था, मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे आश्वासन दे रखा था, और मैं बोलता भी क्यों जब मुझे पूरे तरीके से ये आश्वस्त कर रखा था कि आप चिंता ही मत करो, कुछ नहीं होगा, बाद में सब कुछ मेरे सर पे ढोल दिया, मेरे ऊपर तलवार लटक गई कि मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या मैं अपने बचाव के लिए कुछ करूंगा नहीं क्या? तो वो तो मैं था जिसने अपने बचाव के लिए सबूतों को बचाए रखा, निर्देश मिलने के बावजूद भी। जी।
मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि आपके पास जो भी सबूत है, चाहे वो पेन ड्राइव है, लैपटॉप है या आपका फोन है, उसको नष्ट कर दो। मैंने नहीं किया। अशोक गहलोत फंसने का खतरा रहे उनको। हाँ, कभी कोई भविष्य में कभी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने इनके साथ काम किया है तो मैं जानता हूँ ना ये क्या कर सकते हैं, तो अपने बचाव के लिए मैंने वो सबूत अपने पास रखे। और आज यही तो वजह है कि सबूत होने के कारण ही तो मैं सबके समक्ष अपनी बात को कह पा रहा हूँ। अन्यथा हर व्यक्ति ये कहता कि आप तो अशोक गहलोत की छवि को धूमिल करना चाहते हो, उनको डैमेज करना चाहते हो। बहुत तरह तरह के आरोप लगते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया इसलिए आपने बदला लिया। तो मेरी बात कौन सुनता? सब ये कहते कि नहीं, आपको कुछ मिला नहीं इसलिए आप बदला ले रहे हो। आप ओएसडी बने थे तब तक तो आपने नहीं कहा, आपने बाद में क्यों कहा? अरे भाई, जिस व्यक्ति ने मेरे ओएसडी रहते हुए भी उन सबूतों को हासिल करने के लिए मेरे कार्यालय पे एसओजी की रेड डलवा दी, जिसके हाथ में पूरा सिस्टम है, जिसकी पुलिस भी उसी की है, फरमान भी उसी का है, मशीनरी भी उसी की है, अगर मैं उस वक्त कोई ऐसी हिमाकत करता तो मेरा और मेरे परिवार का क्या हश्र होता, क्या मुझे नहीं पता है क्या? आज तो वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आज भी आपको इस बात का हमेशा डर रहता है कि अशोक गहलोत जो है आपको कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल किलर भी आप उनको कह चुके हैं, तो क्या वो आपको मरवाने तक की भी कोशिश कर सकते हैं? ये तो मैंने पहले भी कहा है। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो बहुत तरह की धमकियां मुझे मिली, जान से मारने की धमकियां मुझे मिली, हाथ पैर तोड़ने की धमकियां मिली। तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जी, अपने आप को पाक साफ बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैंने पहले भी ये कहा कि अगर मेरे साथ किसी भी तरह की घटना दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। लेकिन अब स्थितियां इस तरह की हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को बनाए रखने के लिए बड़े जोर शोर से हाथ पैर मारता रहता है कि मैं क्या करूं, कैसे मीडिया में बना रहूं, कैसे अपनी बात को आगे रखने का प्रयास करूं। देखो, आज भी वो अपने आप को, मतलब कांग्रेस को कहते हैं ना, जेब में रख के चलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता हैं। जब भी जनता से संबंधित कोई बात करनी हो तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन ये जबरदस्ती पंचायती करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनको अगल बगल में बिठाएंगे। अरे भाई, अब तो कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं उन्हें काम करने दो। अब आप क्यों जबरदस्ती की पंचायती कर रहे हो? रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब आप शांति से, आपने बहुत कर लिया भाई, आप 3-3 बार मुख्यमंत्री रह लिए और अब आपके बहुत चहेते लोग ये और कहते हैं कि अब फिर आप मुख्यमंत्री बनोगे। अरे भाई, जनता बनाएगी तब बन जाना आप। नहीं, अभी 3 बार राजस्थान प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद उनका कद कांग्रेस आलाकमान ने बढ़ाने की ही कोशिश की थी और उन्हें केंद्र में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बुलाया जा रहा था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पद का मोह छोड़ नहीं पाए। बहुत तो उस मुख्यमंत्री पद के रहते उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुन लिया था जिसका मोह वो छोड़ नहीं पाए। एक मोह नहीं छोड़ पाए, या उनको इस बात का डर था कि मैं अगर इस सिस्टम से बाहर हो गया तो मैं बहुत सारे राज खुल सकते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ सकती थी। बने रहना चाहते थे। देखिए, जिस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मन बना लिया हो, बनाने का मन बना लिया हो, तो उस पार्टी की सोच देखो। वो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत को कहां से कहां पहुंचाना चाहते थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके के लिए सोचा भी नहीं जा सकता, सबसे बड़ा पद, सर्वश्रेष्ठ पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, सर्वा यानी आला कमान वही होते। और कांग्रेस के ऊपर जो तमगा लगा हुआ है परिवारवाद वाला, शायद वो भी उससे भी पार्टी ने तो इतना भरोसा किया था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने की सोच ली थी, लेकिन इन्होंने फिर भी पार्टी के साथ धोखा किया, उन्हें गुमराह किया और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, तरह तरह की साजिशें रची, षड्यंत्र रचे और उस बैठक को भी नहीं होने दिया जान करके, जो होनी थी 25 दिसंबर 2022 को। तो विधायक दल की बैठक भी इन्होंने नहीं होने दी। ये सब कुछ इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए किया और वो उसमें सफल भी हुए। इन्होंने 5 साल पूरे किए ना, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए, तो जो इनकी मंशा थी वो इसमें कामयाब हुए।
लेकिन पार्टी को ताक पे रखकर जी, पार्टी का नुकसान करके ये अपने आप को बनाए रखने का इन्होंने काम किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में एक धड़ा सचिन पायलट जी का, एक धड़ा गोविंद सिंह डोटासरा जी का और एक अशोक गहलोत जी का। क्या इन अलग अलग धड़ों में विभाजित कांग्रेस कभी कमबैक कर सकती है? बिल्कुल या कर सकती संगठित है। होना पड़ेगा? बिल्कुल कर सकती है। जब कोई भी धड़े का कोई भी नेता, ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है, ये फलाने का आदमी है। मेरा मानना ये है कि कोई किसी का भी आदमी हो, लेकिन अगर उसके अंदर काबिलियत है, उसके अंदर स्किल्स हैं, उसके अंदर क्षमताएं हैं, तो उसका उपयोग पार्टी के लिए किया जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। जब इस सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर संगठित होकर पार्टी कामयाब होगी और मजबूत होगी। बस ये नहीं देखना कि ये तो काबिल तो है लेकिन ये उससे जुड़ा हुआ है, इसको हम आगे मौका नहीं देंगे। जहां ये सोच आती है वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो NSUI को पहले, फिर उसके बाद में कांग्रेस को दिया है, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपने पूरा जीवन शायद कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया है। लेकिन मनुष्य के जीवन में जो सबसे स्वर्णिम काल होता है, जिसे हम जवानी कहते हैं, वो तो हमने पूरी दे दी भाई, कांग्रेस को दे दी। हाँ, वही इसीलिए मैंने कहा कि आपने कांग्रेस को अपना पूरा जीवन दे दिया है। लेकिन क्या आपको उसका प्रतिफल सकारात्मक मिला है अभी तक? नहीं, मुझे वो सकारात्मक प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन ठीक है, समय आएगा तो मिलेगा। मैं निरंतर अपना काम कर रहा हूँ। मुझे वो लालसा नहीं थी और ना है कि इसका प्रतिफल चाहिए ही चाहिए। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूंगा। लेकिन कहा जाता है कि पावर से लड़ने के लिए पावर में आना भी जरूरी है। जैसे कि आपने एक सामान्य छात्र के तौर पर जो परेशानियां झेली और फिर आप छात्र राजनीति में आए पावर में आने के लिए, तो क्या वापस पावर में ऐसे लालसा आपकी नहीं होती कि बिल्कुल है, मैं भी चुनाव लड़ूं? और बिल्कुल पूरी तरह से है, क्योंकि सक्रिय राजनीति में रहते हुए हर उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी प्रदेश की सबसे बड़ी जो कहते हैं ना कि सभा स्थल है, जहाँ पे हम कहते पंचायत है, हमारी विधानसभा, उसमें मुझे जाने का और जनप्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त हो, या मुझे सांसद बनने का अवसर प्राप्त हो, यानी जनप्रतिनिधि बनने का मुझे मौका मिले। और मैं भी जनता की सेवा कर पाऊं। कभी ना कभी तो देगी, हम अपना काम कर रहे हैं, कभी तो ये लाठी हाथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अब देखिए, आपने कहा जवानी आप पूरी कांग्रेस को दे चुके हैं, और सभी को, मुझे ही नहीं सभी को ये लगता है कि कांग्रेस को अब तो आपके साथ में न्याय करना चाहिए और आपको एक मौका दिया जाना चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। आपको भी टिकट दिया जाए, आप भी विधानसभा में जाएं या संसद में जाएं और वहां जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन अभी तक आपको अगर वो तरजीह नहीं दी जा रही है, वो तवज्जो या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो आप इसमें क्या अपनी कमी मानते हैं या पार्टी अभी भी दिग्भ्रमित है? कि अब समय आ गया है कि अब नौजवानों को अवसर दिया जाना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि अब उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। जो भी तथाकथित मठाधीश थे उन सबको नमस्ते की जानी चाहिए और वो की जाएगी। तो ये अवसर तो पार्टी को ही देना है। मैं तो अपना काम निरंतर कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अगर मौका नहीं मिला तो भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे? ये वक्त के ऊपर निर्भर करता है कि मौका देंगे या नहीं देंगे, लेकिन मैं पार्टी में हूँ और पार्टी में ही रहूंगा। जी देखिए, बुराई भले ही कितनी भी हो, आप कांग्रेस में हैं, इसलिए बीजेपी आपको एक आंख नहीं भाती। सच्चाई है ये। लेकिन ऐसा क्या रीजन है? कहीं ना कहीं एक रीजन तो होगा जो आपको बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट करता हो। देखिए, एक खूबी बता दीजिए। मैं खूबी बताना चाहता हूं कि बीजेपी कार्डर मेंटेन करने का काम करती है। उनके यहाँ, जैसा मैं समझ पाया हूँ या जो मैं देखता हूँ, जितनी मेरी समझ है, कि जो लोग वास्तव में मेहनत करते हैं, जो लोग लगातार पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वहाँ व्यक्ति परक नहीं है।
वहाँ ऐसा नहीं होता कि फलाना इसका आदमी है, फलाना उसका आदमी। आप देखिए ना कितने बड़े बड़े प्रयोग करते हैं, वहाँ निर्णय लेने की क्षमता मुझे प्रभावित करती है जी। चाहे वो आप देखिए मुख्यमंत्री बनाया बचन लाल जी को, वो भी तो एक निर्णय था ना, एक ऐसा निर्णय जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो जो भी केंद्रीय नेतृत्व हैं, अगर वो इस तरह के निर्णय लेते हैं कि नहीं हमें तो फलाने को हटाना है और ये इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, जो व्यक्ति पहली बार प्रदेश का विधायक बना हो उसको आप सीधा मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, जिसमें सीधे तौर पर जहां जहां भी प्रदेशों में सरकारें बनी वहां ऐसे नए नए नामों को मुख्यमंत्री बनाया। आप यूपी के चुनाव देख लीजिए, उस वक्त योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये प्रयोग और ये जो निर्णय एकदम से लिए जाते हैं और उन पे अडिग रहते हैं, वो चीज़ें इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कई बार हो जाती हैं। हमारे यहाँ निर्णय लेने में बड़ी ढिल्लम ढल रहती है, निर्णय लिए ही नहीं जाते यानी कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम घसीटते रहते हैं। जवाबदेही यहाँ तय नहीं होती किसी की। आज तक किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली कि राजस्थान के विधानसभा चुनावों की हार किसकी वजह से हुई, किसके निर्णय से हुई। तो जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करोगे, आज आप जिम्मेदार हो किसी चीज के, आपको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि आप ये काम करो, अगर आप आउटपुट नहीं देते हो तो आपको हटाया जाना चाहिए ना, दूसरे को मौका दें हम जी। तो ये जो निर्णय हैं कई बार बहुत देर तक लिए जाते हैं, कई वर्षों में लिए जाते हैं या लिए ही नहीं जाते हैं, उनसे नुकसान होता है पार्टी का। तो निर्णय त्वरित होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए, एक बार निर्णय लेने के बाद उससे बदलना नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं कई बार मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में ली जाती है। अब आप अपनी एक ऐसी क्वालिटी के बारे में बताइए जिसके बूते आप इस बात का दावा करते हैं कि आपको टिकट मिलना चाहिए, पार्टी आपको मौका दे जनता की, देश की, राजस्थान की सेवा करने के लिए। देखिए, पिछले 30 वर्ष से लगातार सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहा हूं कांग्रेस पार्टी जी। कितने? पिछले 30 वर्ष। और इस प्रदेश का, इस राज्य का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां मुझसे मेरे युवा साथियों की टीम जुड़ी नहीं हो, जहां मेरे से जुड़े हुए लोगों की संख्या नहीं हो, जहां लोग मुझे सीधे तौर पर नहीं जानते हो या जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। चाहे किसी भी गांव ढाणी में मैं पहुंच जाऊं, वहां मेरे साथ जुड़े हुए लोग, मेरे नौजवान साथी जिन्होंने मेरे साथ मिलकर काम किया है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, उन सबसे सीधा मेरा जुड़ाव है, सीधी मेरी उनके साथ पहचान है, आत्मीयता है। तो पूरे प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में चाहे कहीं भी चले जाओ, जब इतना स्नेह मुझे मिलता है तो मुझे अपनी ये खूबी नजर आती है। मुझे इसी बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ के लोगों के साथ मिलकर मैं मेहनत करूँगा और मुझे वहाँ से जब भी पार्टी अवसर देगी वहाँ से ज़रूर चुनाव जीत के आऊँगा। तो ये मैं दावा कर सकता हूँ कि अपनी इस खूबी की वजह से या सबके सहयोग की वजह से जहाँ भी मुझे अवसर मिलेगा मैं वहाँ से चुनाव जीत के आऊँगा। अगला सवाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब तक सकारात्मक प्रतिफल आपको मिला नहीं कांग्रेस में, लेकिन फिर भी आप लगातार काम कर रहे हैं, इतना पेशेंस कैसे? क्या वाकई में महत्वाकांक्षाएं आप पर कभी हावी नहीं होती? महत्वाकांक्षाएं हावी होती हैं, लेकिन उनको नियंत्रित करना भी तो आना चाहिए और वो मुझे आता है। मैंने हमेशा नियंत्रित इस बात को लेकर किया कि ठीक है, समय आज हमारे पक्ष का नहीं है और आज अगर हमें पार्टी को हमारी ज़रूरत है, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, हम लगातार मेहनत करेंगे तो समय भी बदलेगा ना। सिर्फ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मैं आज यहाँ कल वहाँ, तीसरा अगले दिन कहीं और पहुँच जाऊँ तो मेरी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी भाई? तो अपनी अस्तित्व को बनाए रखना, अपने स्वभाव को, जो हम चाहते हैं कि भाई मेरी एक क्रेडिबिलिटी है कि मैं इस कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पिछले 30 वर्ष से लगातार काम कर रहा हूं, तो मैं इसी पार्टी का हिस्सा बना रहूंगा। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मेरा सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी इसी चीज में है कि मैं इसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे पहचान मिली है, भाई मेरा नाम, मेरी पहचान भी तो कांग्रेस की ही देन है ना।
कांग्रेस पार्टी ने ही तो मुझे अपनी पहचान दी है। राजनीति की जो मैंने शुरुआत की वो कांग्रेस के ही तो छात्र संगठन से की, और धीरे 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 पहुंचता हुआ मैं यहाँ तक पहुंचा। कई लोग ये भी कहते हैं कि लोकेश शर्मा को पहचान अशोक गहलोत ने दी। इसका जवाब तो मैंने आपको दिया ना, कि पहले हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद उन्होंने मुझे ओएसडी बनाया। तो ये लोगों को भ्रांति है, इस बात की जानकारी नहीं है। लोग सिर्फ इतना सा जानते हैं कि उन्होंने मुझे ओएसडी बना दिया। उससे पहले क्या हुआ, विपक्ष में कौन उनके साथ था, किसने 5 साल लगातार उनके साथ छाया के रूप में काम किया, उनकी हर छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ा बना के प्रचारित किया कि देखो आज ये यहाँ मिलने गए, इस जगह इन्होंने सभा की, ये कहा वो कहा। तो वो सब कुछ तो लोगों ने देखा नहीं है ना। जो लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत ने मुझे बनाया, उन्होंने मेरा पिछला संघर्ष देखा ही नहीं। बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता कि मैंने 96 में राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ लिया, और मुझे 30 साल हो गए सक्रिय राजनीति में। वो मुझे यही सोचते हैं कि अभी 10-5 साल पहले ही 5 साल पहले मुझे ओएसडी बनाया, मैं तभी से इनके साथ हूं बस। तो मेरा पिछला जो संघर्ष रहा है या मेरा जो काम रहा है पार्टी के साथ लगातार पिछले 30 वर्षों से, वो बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। जो जानते हैं उन्हें पता है, लेकिन जो आज का नवयुवक है, आज का नौजवान है, जो आज के लोग हैं, उन्हें बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता। छात्र राजनीति के दौरान आप पर एक जानलेवा हमला भी हुआ था। वो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अब पूछ रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो एक बहुत ही चैलेंजिंग समय था आपके लिए भी। आप राजनीति में लगातार संघर्ष कर ही रहे थे, और उस दौरान आप पर ये हमला, क्या बताना चाहेंगे कि किसने वो हमला करवाया और किस तरह के हालात बने? आप कब तक, कितना समय बेड रेस्ट पर रहे? क्या क्या नुकसान आपको उस हमले की वजह से हुआ? आपने एकदम से मुझे उस दौर में भेज दिया, कुरेद दिया, या मेरे उस तार को छेड़ दिया जो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, जिन लोगों ने हमला किया वो मुझे मरा हुआ समझ के छोड़ के गए थे कि अब ये मर चुका है। जी। उस वक्त आप एनएसयूआई में हुआ करते थे? मैं एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी था, वही इंचार्ज जयपुर डिवीजन का था। और वो जो हमला था उसके पीछे भी राजनीति ही थी। कुछ लोग ये समझ बैठे थे कि मेरी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला छात्र संघ चुनाव का। तो मतलब एनएसयूआई के ही थे वो लोग जो टिकट मांग रहे थे? कुछ लोग। ओके, टिकट आपको मिल गया तो वो नाराज? नहीं, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मेरी भूमिका थी टिकट देने में। जी 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 जी। तो मैंने जानबूझकर उन्हें टिकट नहीं लेने दिया या टिकट से उन्हें दूर कर दिया। ऐसी उनकी तो उनकी सोच थी ऐसी कि इसकी वजह से हमें टिकट नहीं मिला। तो वो एक राजनीतिक द्वेषता थी, छात्र राजनीति की, कि उसका शिकार मुझे होना पड़ा। मेरे ऊपर हमला हुआ हमारे जेएलएन रोड पे, अल्बर्ट हॉल से थोड़ी पहले, सवाई मानसिंह अस्पताल के पीछे, जो बांगड़ अस्पताल कहा जाता था, आज भी उसको बांगड़ के रूप में जानते हैं, उसी रोड पे बहुत से लड़के थे, 2 गाड़ियां थी, जीपें जो चला करती थी, पूरे हथियारों से लैस थे, लाठी, हॉकी, सरिये, उन सब से लैस थे। और उन्होंने ताबड़तोड़ मुझे नीचे उतार कर, और बड़ा अच्छा उन्होंने बहाना लिया था कि भाई साहब 2 मिनट आपसे बात करनी है, कोई फंक्शन कराना है कॉलेज में, तो उसमें किसको गेस्ट बुलाएं, इस पे चर्चा करनी है, तो आइए 2 मिनट बात करते हैं। मेरे साथ उस वक्त एक पत्रकार साथी मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो जैसे ही मैं उतरा, वो भी उतर गए, उतर के वो निकल गए, शायद इसीलिए उनका बचाव हो गया। तो मैं उतर के आया और उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर हमला बोल दिया। जो भी 15-20 लोगों थे, उन्होंने ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया, लाठी, सरिये, डंडे, जो भी उनके हाथ में आया, जो लेकर आए थे वो, उनसे उन्होंने मेरे ऊपर हमला बोल दिया। जी। तो नाम मेंशन करना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम आज भी नहीं लूंगा। जी, ठीक है। उनको उनके किए की सजा मिली, बहुत से लोगों को। तो उस वक्त भी पता नहीं ईश्वर ने क्या मुझे इस तरीके की शक्ति दी कि मैंने अपने आप को पूरा फोल्ड कर लिया इस तरह से। मैंने सारे जितने भी प्रहार थे वो अपने दोनों पैर और दोनों हाथ के ऊपर लिए,
मैंने अपने सर को बचाने की कोशिश की और मैं उसमें कामयाब हुआ कि मेरा सर नहीं फटा। सर पे लग जाती तो कहानी खत्म। लेकिन पैरों की हालत ये हो गई थी कि मल्टीपल कंपाउंड फ्रैक्चर, एक एक पैर में ऐसा लग रहा था कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, बोन नाम की तो चीज़ ही नहीं है, इतने फ्रैक्चर्स हुए थे। तो जब मैं बेहोश जैसी हालत में हो गया, ब्लड मेरा निकल रहा चारों तरफ से, तब मुझे छोड़ के गए। तो एक साथी ने, किसी ने, बहुत सी लोगों की भीड़ हो गई थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। होता ही है सामान्य तौर से, जब इतना बड़ा कोई हमला हो, कोई झगड़ा हो और इतने सारे लोग हथियारों से लैस हो तो कौन बोलने की हिम्मत करेगा। वो तो ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि एसएमएस अस्पताल के पीछे की रोड थी, एक साथी ने मुझे मेरी ही गाड़ी में बिठा के मुझे इमरजेंसी में ले जाने का काम किया। वो भी हमारे एक एनएसयूआई के छात्र नेता थे। आज भी मैं उनका आभारी हूँ कि अगर वो मुझे अस्पताल नहीं पहुँचाते तो हो सकता था शायद मैं दम तोड़ देता। तो उन्होंने मुझे अस्पताल पहुँचाया। उसके बाद का 2 साल मेरे जीवन का सबसे कठिन साल था। डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब मैं जीवन में कभी चल नहीं पाऊँगा, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, सिर्फ उस इच्छा शक्ति की वजह से ही मैं खड़ा हो पाया। मुझे 1 साल बेड पे रहना पड़ा, पूरे 1 साल। उन 2 सालों में आपने क्या क्या खोया? समय से बड़ा क्या होता है, समय से मूल्यवान कुछ नहीं है। वो 2 साल मेरे जीवन में कभी वापस नहीं आ सकते। सब कुछ थम गया था मेरा। मैं एक बेड पे पड़ा ही सब कुछ करता था, खाना पीना, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ हिल भी नहीं पाता था। यहाँ कमर के ऊपर तक मेरे प्लास्टर थे, यहाँ तक कंप्लीट कवर था। जब एक छात्र नेता इतना कुछ कर सकता है, और उस वक्त भी सुनिए, सरकार कांग्रेस की थी, अखबारों में तब भी सुर्खियां बनी थी कि सत्ताधारी दल के छात्र संगठन के महासचिव पर जानलेवा हमला। तो वो मैंने अशोक गहलोत जी थे मुख्यमंत्री उस वक्त? मुख्यमंत्री यही थे। उस वक्त आपके पक्ष में इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया? कि अब वो हमला हो गया था, पक्ष में विपक्ष में निर्णय लेने जैसी बात ही नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ तो मुझे ही और मेरे परिवार को ही बर्दाश्त करना था। तो वो 2 साल मेरे जीवन के हमला करने वाले भी एनएसयूआई से ही थे, तो बदनामी, हाँ, किसी भी रूप में कुछ भी बात हो सकती है, किसी भी तरीके से, कि कौन लोग क्या थे। पर रंजिश जो उनके अपने मन में उन्होंने पाली थी वो यही थी कि भाई मैंने उन्हें टिकट नहीं लेने दिया जी। तो वो सारा घटनाक्रम था। मैंने अपने जीवन में, यानी लोग तो कहते हैं ना कि राजनीति आपको सब कुछ यूं ही दे देती है या किसी चापलूसी की वजह से मिल जाती है, तो मैंने तो अपने जीवन को दांव पे लगा के राजनीति की है भाई। ये लोगों को पता ही नहीं है कि मैं बड़ी मुश्किलों से बचा, राजनीति का शिकार हुआ। छात्र राजनीति के समय मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, लेकिन जब मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया और मैं खड़ा हो गया, उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा कि मेरे साथ क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों हुआ। सब स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी फिर से वापस राजनीति में जाना चाहता है। परिवार के लोगों ने बहुत रोका, पर मैंने कहा नहीं, अब तो वापस से जाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है, आर पार की लड़ाई लड़नी है। मैंने किया, पूरे तरीके से किया। आज आपके सामने बैठा हूं और किसी को ये पता नहीं लग सकता कि मेरे पैरों की स्थिति क्या हुई थी। आज मैं 10 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, इन्हीं पैरों से जिनसे मैं चल नहीं पाता था। अभी हाल ही में जो है, हम सभी ने हमारे देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई है। वो एक दलित समुदाय से आते थे और हमेशा उनके मन में एक टीस थी कि उनके साथ लगातार भेदभाव किया जाता था। ब्राह्मण उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, जिसके कारण ब्राह्मण ही नहीं और भी कई जातियां हैं, जैसे राजपूतों को भी वो टारगेट करके चलते थे। राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, जो कुछ आज के समय में आम बोलचाल में कहा जाता है कि उच्च जातियां, सामान्य वर्ग, वो उनके साथ भेदभाव करते थे, जिसके चलते जो है उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था।
लेकिन आज भी कई हमारे दलित भाई बंधु इस पीड़ा को झेल रहे हैं। आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो क्या आपने कभी, हो सकता है शायद आमतौर पर आपकी दिनचर्या में हो, कभी हमारे दलित भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया है? ये तो मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। मेरे बहुत से दलित साथी हैं जिन्होंने लगातार मेरा सहयोग किया। मेरा उनके साथ पारिवारिक एक संपर्क बना हुआ है, मेलजोल बना हुआ है। मैं जाता हूँ, उनके यहाँ बैठता हूँ, खाना भी खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि, देखिए, मेरी नज़र में जिस व्यक्ति ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो उसे मनुष्य का ही दर्जा दिया जाना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि ये हम तय नहीं करते। ईश्वर ने अगर हमें मनुष्य बनाया है तो हम उसमें क्यों भेदभाव करें, किसी भी रूप में क्यों भेदभाव करें। ठीक है, जो जमाना चला गया, ऐतिहासिक जो भी स्थितियां रही होंगी, पता नहीं किस तरह की व्यवस्थाएं थी, कौन किस रूप में सोचता था, समझता था, लेकिन अब धीरे धीरे दौर बदल रहा है। इंसान को उसकी जाति और धर्म से नहीं, उसके व्यवहार से परखा जाने लगा है कि ये आपके साथ किस तरह का व्यवहार करता है। आज देखिए कितना बदलाव आ गया है कि लोग अपने आगे सरनेम नहीं लगाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम, आपको सरनेम से क्या लेना देना है। हमारे नौजवानों की जो आज की कहते हैं ना कि जनरेशन जो है, वो इस बात से बड़ी नाराज़ होती है कि भी सरनेम लगा के क्या करना है, क्यों हमें किसी को ये बताना है कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। हमारी पहचान हमारे नाम से और हमारे इंसान के रूप में होनी चाहिए। तो इतना बड़ा बदलाव आया है, इतनी अवेयरनेस हुई है, इतना क्रांतिकारी परिवर्तन अब हमारे इस समाज में धीरे धीरे आने लगा है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर एक व्यक्ति की पहचान एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में करने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये बदलाव अच्छा है, स्वागत योग्य है। और जहाँ तक आपने मेरी बात की, तो मेरे बहुत से साथी हैं, आज भी हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, खाता हूँ, तो हम तो कभी ये महसूस ही नहीं करते कि ये किसी दलित परिवार से है या ये मेरा साथी दलित है। तो ये भावना तो हम अपने मन में लेके बैठते हैं ना कि ये फलाना ये है, ये है। तो जब हम इस भावना से ऊपर उठ के बैठ जाते हैं और अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये उस रूप में आगे नहीं बढ़ती जो हम सोचते हैं। दलित समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण का प्रावधान लेके आए और 10 साल के लिए उसे लागू करवाया गया। लेकिन आज भी कई एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के हमारे साथी ये कहते हैं, अभी हाल ही में एक साक्षात्कार में व्यथा कही गई थी कि यदि उन 10 सालों में ही जो प्रावधान थे उनकी पूर्ति कर दी गई होती तो आरक्षण का राजनीतिक प्रयोग शायद नहीं होता। और लगातार जो है कांग्रेस पार्टी भी जो है इस आरक्षण के नाम पर हर 10 साल में राजनीति करती रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब भी इस व्यवस्था को लागू किया था या जिसने भी ये सोचा था, निश्चित तौर पर उनकी सोच बहुत अच्छी थी कि वो इस समुदाय के पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत थे कि इन्हें अवसर मिलना चाहिए। आज भी कई बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि वो 10 साल काफी थे दलित समुदायों को, पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से जो है परिपाटी नहीं बननी, उस पर राजनीति होती रही। बिल्कुल सही बात यह है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा के लिए एक किसी परिपाटी को या प्रेसिडेंट को सेट नहीं कर दिया जाना चाहिए कि आरक्षण के नाम पर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। उस वक्त जो भी प्रावधान रखा गया था, जिन लोगों ने सही दिशा में ये सोचते हुए इसको लागू किया था कि भाई जिनको अवसर नहीं मिले हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं और उन्हें उस स्थिति से उबारने का प्रयत्न किया जाए। मुझे लगता है कि समय सीमाएं तो निश्चित होनी चाहिए ताकि जब भी बैलेंस करने की बात हो, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक जगह खाई है उसे भरने के लिए भरने का काम करें, लेकिन एक समय में जब वो भर जाए तो उसके ऊपर लगातार नहीं बढ़ा जाए, अन्यथा दूसरी तरफ खाई हो जाएगी।
इसलिए बैलेंस रहने के लिए ज़रूरी है कि जो भी उस वक्त के घटनाक्रम हुए थे या जो भी सोच थी कि हमें इन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास करने हैं, वो बहुत अच्छे थे और उसके तहत जो भी प्रक्रियाएं अपनाई गई, निर्धारित किया गया समय, तो प्रॉपर समय तक इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आज निर्णय योग्यता के आधार पर किए जाने चाहिए, क्योंकि अवसर अब सबको समान मिलने लगे हैं। जब अवसर समान हो तो उसकी योग्यता इस बात को निर्धारित करे कि वो किस दिशा में कितना आगे बढ़ेगा। तो अवसरों को देने के लिए जो कुछ भी किया गया था वो उस समय तक के लिए ठीक था। अब आने वाले समय में मुझे लगता है कि प्रावधान बदलने चाहिए और योग्यता के आधार पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी 10% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है जो कि मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये एक अच्छा प्रावधान है, क्योंकि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी अगर समानता के अवसर में इस बात से मदद मिले कि आर्थिक आधार पर उनको आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उनको भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। क्योंकि सवर्ण समाजों में भी बहुत से लोग गरीब स्तर के लोग हैं, उनकी स्थितियाँ आर्थिक रूप से इतनी कमज़ोर हैं कि उनको जीवन जीने के लिए या आगे बढ़ने के लिए आर्थिक कमजोरी की वजह से अवसर गंवाने पड़ते हैं। अगर उन्हें ये सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे और ये एक अच्छा कदम है कि इन लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए इस आधार पर, देखो अगर ये आधार माना जाए कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद करें, तो वो एक अच्छा काम है। मुझे लगता है कि इसको सही दिशा में सही तरीके से मानना चाहिए। जी। अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अगर कांग्रेस वापस कमबैक करती है तो? ये तो केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान ही तय करेंगे, लेकिन हाँ, नए लोगों आपको क्या लगता है? नए लोगों को अवसर मिलने चाहिए। कोई भी हो सकता है। अगर कांग्रेस भी इस तरह के निर्णय लेने की क्षमता रखे कि जो भी व्यक्ति पहली बार अगर एमएलए बना है उसे भी मुख्यमंत्री बना दें, तो ऐसे निर्णय कांग्रेस में भी लिए जा सकते हैं, लिए जाने चाहिए। तो कौन बनेगा ये तो तय पार्टी का काम होता है कि किसको बनाए, लेकिन हाँ, नए लोगों को अवसर मिले, नए लोगों को राज्य का नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि जो उम्मीदें हैं वो उनसे पूरी हो पाएँ। नए लोगों के साथ जुड़ाव भी ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। एक ही चेहरे को लगातार बार बार देखते रहने से बोरियत हो जाती है। दूसरा, वो भी कहते हैं ना कि माठे हो जाते हैं। आप समझते हो माठे का मतलब? कि उनका नुकीलापन कम हो जाता है, वो भौटे हो जाते हैं, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए। सही शब्द भौटे है। तो वो तीखेपन के लिए बदलाव होते रहना आवश्यक है। तो नए नौजवानों को मौका मिले, वो निश्चित रूप से बड़े बड़े काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपना योगदान देंगे। तो ये तय पार्टी करे, लेकिन अवसर मिलने चाहिए नए लोगों को। डिसीजन टेकिंग और प्रयोग करने के मामले में आप भाजपा को बिल्कुल सही मानते हैं और प्रशंसा की भी है आपने। प्रशंसा की है बिल्कुल, कि निर्णय लेने की क्षमता और डिसीजन लेने की क्षमता ज़्यादा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी की। जी। क्योंकि वो जब निर्णय लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, किसे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। हमारे यहाँ तो बहुत से निर्णय इसीलिए टाल दिए जाते हैं कि फलाने वरिष्ठ नेता को नाराजगी ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है कांग्रेस में? ड्रॉबैक है, इससे नुकसान बहुत होता है। देखिए, अगर लिंगर ऑन रहती हैं चीजें, निर्णय समय पर नहीं होते, तो समय तो अपनी गति से निकलेगा और समय जाने के बाद लिया गया निर्णय किसी काम का नहीं होता। जी। सही समय पे सही निर्णय सही दिशा दे सकता है। ये जरूरी है कि आप त्वरित निर्णय लें। इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा। निर्णय लिया जाना चाहिए, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कुछ सीखेंगे, आगे के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन उसको उसी स्थिति में 5 साल रख दिया, 10 साल रख दिया, तो वो 10 साल तो बिगड़ गए ना। और कहा भी तो जाता है कि रिस्क से ही मुकाम मिलते हैं। रिस्क हमेशा लेनी चाहिए, प्रयोग हमेशा करने चाहिए, और प्रयोग तभी किए जाते हैं जब हमारी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो। आज अगर मैं सोचूं कि भाई मैं किसी नई जगह जाना चाहता हूं और मुझे इस बात का डर हो कि वहां तो ठंड लगेगी या वहां टेम्परेचर कितना होगा, तो ये सोच के कि नहीं, मुझे शारीरिक रूप से मैं उसको झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा, मैं अगर निर्णय नहीं लूंगा तो मैं यहीं बैठा रह जाऊंगा ना। मैं अपने उस मंशा को, अपने उस प्रयोग को कभी पूरा कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं सोचता हूँ। तो परिवर्तन आएगा नहीं। मैं ना ये जान पाऊंगा कि वहां वास्तविकता में क्या था,
जब तक मैं पहुंचूंगा नहीं, और उससे मेरे जीवन में जो बदलाव होगा वो बिना निर्णय लिए होगा नहीं। तो यही स्थिति है कि निर्णय आपको सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे बीच में काफ़ी लंबी बातचीत हुई है और काफ़ी बातें आपने साझा की हैं। मैंने भी कई सवाल आपसे पूछे, आपने बड़ी सादगी के साथ जो है जवाब दिए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको लगता है कि कोई बात मैं पूछने से रह गया, या आप चाहते हैं कि वो बात दर्शकों को पता चले? आपने लगभग कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो नहीं पूछी हो। आपने तमाम मेरे छात्र जीवन से लेके आज की स्थिति तक की जितनी भी तमाम बातें थी, आपने उस जगह पे भी हैमर किया जिसे मैं अपने दिल में एक जगह, एक कोने में बिठा चुका था। वो जो एक जानलेवा हमला था, उसे भी मैं अपने जहन में अलग कोने में दबा के बैठ चुका था कि भाई, क्योंकि वो घटना याद करने जैसी है ही नहीं। जीवन के 2 साल मेरे बर्बाद हुए थे और सब कुछ बदल गया था, सब कुछ थमसा गया था। तो ठीक है, आपने सारी चीजें लगभग कवर कर ली हैं और ऐसी कोई बात बची नहीं है। तो हमारी बातचीत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 10 दूंगा मैं तो। इसी को राजनीति कहते हैं। नहीं, आपने 10 में से 10 नंबर हासिल किए हैं। अंत में चलते चलते देश के युवाओं के लिए कोई संदेश? देश के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर युवा, हर साथी अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या योगदान दे पाऊँगा, कितना दे पाऊँगा, लेकिन जो सकारात्मक हो सके। यानी इसके लिए छोटा सा किस्सा मैं बताकर अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ये हम सब करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। किस्सा यूँ है कि एक जंगल में एक बार आग लगी, भयंकर आग लगी, और दूर एक पेड़ पर एक चिड़िया और एक कौवा बैठा हुआ था। उस आग को देखकर चिड़िया तुरंत उड़ी और अपनी छोटी सी चोंच में पास के तालाब से पानी की बूंद भर कर लाई और उस जलती हुई आग पर उसने पानी की वो 1 या 2 बूंद जो उसकी चोंच में आई वो उसने डाली। वो बार बार ऐसा कर रही थी और जब थक जाती तो कुछ क्षण के लिए वो उस डाली पर बैठती जाकर जहाँ वो कौवा भी बैठा हुआ। उस कौवे ने लगातार देखा कि चिड़िया जाती है, 2 बूंद लाकर उस जलती हुई भयंकर आग पर डालती है, उससे क्या होने वाला है। उसने सवाल किया, ये चिड़िया, ये जो तुम जा रही हो, खुद को इतना कष्ट दे रही हो, इतनी दूर पोखर तक जाती हो, तालाब तक जाती हो और अपनी चोंच में 2 बूंद लाकर उस जलती हुई आग पर डालती हो, क्या इससे आग बुझ जाएगी? इससे होगा क्या? तुम क्यों अपने आप को कष्ट दे रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? चिड़िया ने बहुत सहज रूप में जवाब दिया कि जब भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा, जब भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा। यानी कि उसने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरी चोंच में 2 ही बूंद पानी आ रहा है। वो जाती, उसे उसकी क्षमता के अनुसार जो उसकी चोंच में आता वो लाती और उस जलती हुई आग पे डालती है। तो ये संदेश है सीधे तरीके से कि हम हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका का, चाहे वो छोटी है बड़ी है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप हमारी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करें। तब निश्चित तौर पर हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ पाएंगे और हमेशा हमारा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा, आग भड़काने वालों में नहीं। तो हम ऐसा काम करें जिसमें हमारी सकारात्मक भूमिका का हम निर्वहन कर पाएं। बिल्कुल, दर्शकों ध्यान रहे कि वो बूंदें पानी की ही होनी चाहिए। तो जो लोग की होंगी तो आग बुझाने वालों की जगह आग लगाने वालों में आपका नाम आएगा। बहुत ही प्यारा संदेश लोकेश जी ने दिया। और दोस्तों, अब साक्षात्कार बहुत लंबा हो चुका है, हम इसको यहीं विराम देना चाहेंगे। और बहुत ही गंभीर बातें भी हुई हैं और कुछ हास्यास्पद बातें भी हुई हैं और यूं ही बातें इतनी हो गई, पता ही नहीं चला कितना समय बीत चुका है। तो हमें यहीं विराम लेना होगा। अनकट टॉक्स विथ पीवीडी की अगली कड़ी में यानी अगले शनिवार हम फिर मिलते हैं,
फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई मुलाकातें होंगी, फिर कुछ नई जानकारियाँ होंगी और कुछ मोटिवेशन होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।